नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई स्टील प्लांट में लगातार हो रही चोरियां, चोरी रोकने के लिए बीएसपी में अब लगेगा 520 सीसीटीवी कैमरा। सीएसवीटीयू में जियोटैक लैब की हुई शुरुआत, बीएसपी के रॉ मटेरियल सैंपल की होगी टेस्टिंग। बेरोजगारी भत्ता अंतरण अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन, 4500 शिक्षित बेरोजगारों के खाते में सीधे मिलेगी राशि। बेरोजगार युवक युवतियों को मिलेगा अब रोजगार के अवसर, 1 जून को मंगल भवन खुर्सीपार में होगा इंटरव्यू। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट भिलाई स्टील प्लांट से चोरियां लगातार बढ़ रही है। संयंत्र में गेट पास के साथ प्रवेश करने वाले वाहनों में कीमती सामान पार कर रहे हैं। रात में बीएसपी की बाउंड्री वॉल को पार कर चोर सामान पार करते हैं। इस चुनौतियों का सामना भिलाई इस्पात संयंत्र को करना पड़ रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र अब चोरियों को रोकने के लिए तीसरी आंख का सहारा लेने जा रहा है। बीएसपी में अब 520 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बीएसपी के सामने कर्मियों के साथ साथ संयंत्र की सुरक्षा की भी प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखकर सुरक्षा उपायों को विस्तारित करते हुए प्रबंधन ने बीएसपी के बाउंड्री वॉल के करीब से कैमरे लगाना शुरू किए हैं। इससे बाउंड्री वॉल पर 24 घंटे निगरानी रखी जा सकेगी। भिलाई इस्पात संयंत्र 8,993 एकड़ क्षेत्र में फैला है। विस्तार के बाद इसके क्षेत्रफल में और बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए संयंत्र के गेट व विभागों में लगाए गए कैमरों की संख्या कम है। बीएसपी में सबसे अधिक चोरी स्टोर से होती है। सबसे पहले वहां चारों ओर कैमरा लगाने की जरूरत है। बीएसपी के मेन स्टोर से विदेशी सामान तक पार हो चुके हैं। वहीं बीएसपी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 700 सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती अलग अलग पाली में रहती है। इसके साथ साथ अब कैमरे भी नजर रखने का काम करेगा। निदेशक प्रभारी अनिर्बान दास गुप्ता ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, ताकि जो ये कुछ चोरी वोरी की वारदातें ये कम हो जाए, लोग भी सुरक्षित रहे। सब कुछ सीसीटीवी में आ जाएगा, तो कोई यदि संदेहजनक गतिविधि दिखती है उसमें उसका तुरंत अलर्ट तैयार होगा। और एक जो है कि सीआईएसएफ बोलिए, हमारे लोग बोलिए, लोगों की संख्या कम होती जा रही है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी का और जितना भी हेल्प लेंगे तो उतनी सुविधा होगी हमको सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ाने में। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। एशिया के सबसे बड़े संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट को रॉ मटेरियल का सैंपल बाहर भेजकर चेक कराना पड़ता था, लेकिन अब रॉ मटेरियल का सैंपल छत्तीसगढ़ के एकमात्र स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में ही किया जाएगा, जिसका फायदा तो होगा ही, साथ ही समय की भी भरपूर बचत होगी। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के शिक्षण विभाग में प्रदेश के सबसे उन्नत जियोटेक लैब की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ भिलाई इस्पात संयंत्र को भरपूर मिलेगा। सीएसवीटीयू के इस जियोटेक लैब में भिलाई इस्पात संयंत्र के रॉ मटेरियल का सैंपल बाहर भेजना पड़ता था। अब यह सैंपल सीएसवीटीयू के जियोटेक लैब में टेस्टिंग के लिए जाएगा। बीएसपी निर्देशक प्रभारी अनिर्बान दास गुप्ता ने बताया कि यह लैब सड़क, पुल, पुलिया, बांध, फ्लाईओवर, ब्रिज आदि की संरचनाओं हेतु भूमि की मजबूती का परीक्षण का कार्य करेगी। कमजोर भूमि पर नवीन संरचनाओं हेतु भूमि मजबूत कैसे होगी, इसका लाभ निर्धारण, भूजल का सर्वेक्षण, भूजल पुनर्भरण, जल संरक्षण, जलाशयों की क्षमता विकास प्लानिंग पर यह कार्य होगा। बीएसपी व सीएसवीटीयू के मध्य औद्योगिक अकादमिक साझेदारी के तहत विश्वविद्यालय के बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में बीएसपी औद्योगिक प्रशिक्षण देगा। वहीं सीएसवीटीयू को नवीन तकनीकी संसाधनों के प्रयोग सहित सुरक्षित उत्पादन इजाफा करने की जानकारी बीएसपी कर्मियों को दी जाएगी। सीएसवीटीयू बीएसपी के उत्पादों और मशीनों का टेस्टिंग करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि हम सैंपल को बाहर भेजते थे, लेकिन अब सीएसवीटीयू में लाभ होने से हमारा पैसा और समय दोनों की बचत की जाएगी। कोई प्रोजेक्ट लेते हैं उसका सॉइल टेस्टिंग बहुत एक उसका टेस्टिंग करते हैं, तो वो जो सॉइल टेस्टिंग है हम बाहर के एजेंसी से कराते हैं, हम यहाँ से कराएंगे उसको, तो और हमें पूरे कॉन्फिडेंस होगा कि जो सॉइल टेस्टिंग के रिजल्ट है वो एकदम सही आएंगे। हमारे लोग भी आके देख सकते हैं। उसके अलावा जो अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि हमारे यहाँ जो स्टील स्लैग है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, हमारे तरह के 2 स्लैग निकलते हैं। एक तो जो ब्लास्ट फर्नेस से निकलता है धमनभट्टी से, वो तो सीमेंट प्लांट में चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो इस्पात गलनशाला से जो स्लैग निकलता है या धातुमल जिसको कहते हैं, वो उसके अभी उतना खास इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और वो प्लांट के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है। और क्या है कि प्लांट पहले तो जगह की कोई कमी नहीं थी, अभी धीरे धीरे जगह की भी कमी होने लगी हमको, और इसी हमारा जो इसी ज़मीन पे हमको और एक्सपैंड करना है, तो वो भी हम लोग अभी सोच रहे हैं कि उनके साथ यदि कोलैबोरेशन करें कि इसको और कैसे तरह से रोड बनाने में, बालू बनाने में, सिंथेटिक बालू, क्योंकि यदि सिंथेटिक बालू यदि हम लोग बनाने लगे तो ये जो हमारे
साइन माइनिंग की जो एक समस्या रहती है, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स है जो हम लोग नदी के किनारे से निकालते हैं, वो सब काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं हम लोग। और ये सिंथेटिक स्लैग बालू बनाने में यदि सिंथेटिक सैंड बना पाए तो बालू जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ ये प्रयोग में आ सकता है। तो उसी पे हम लोग सोच रहे हैं कि उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे CSBTU के साथ। तो ये हमारे स्टील इंडस्ट्री के लिए, भिलाई स्टील प्लांट के लिए अत्यंत एक लाभजनक चीज़ होगी जो हम लोग इनके साथ कर सकते हैं। हमारे लोग आ सकते हैं, इनके हमारे जो विद्यार्थी वो वहाँ स्टील प्लांट में जा सकते हैं, सीखेंगे भी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो चीज़। तो यही हम लोग डॉक्टर वर्मा से हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या कर सकते। तो जो है पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत है, जो हम केवल हमें सोचना है और आगे बढ़ते रहना है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सहित राजनांदगांव जिले के युवा बेरोजगारों के खाते में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ते के दूसरे माह की राशि 32,35,25,000 रुपए का अंतरण हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन किया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार द्वारा बीते माह शिक्षित बेरोजगारों के लिए 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की गई है। आज इस योजना के तहत दूसरे माह का बेरोजगारी भत्ता जारी करने के अवसर पर एक संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय में युवा बेरोजगार शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर युवा बेरोजगारों ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना और इस योजना को शिक्षित बेरोजगारों के हित में बताया। इस मौके पर हितग्राहियों ने बताया कि प्रदेश सरकार से मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते से उनकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में कारगर साबित हो रहा है। भत्ता के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राशि अंतरण किया गया है। इसके पहले भी जारी हो चुका है और आज दूसरे माह का भी जारी हुआ है। 1600 लोग हमारे आज और नए जुड़े हैं। टोटल लगभग 4500 लोगों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है और सबके खाते में आज ही राशि भी जो हितग्राही हैं, जो युवा हैं, युवतियां हैं, उनके खाते में आ गई है। और ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे जिनको राशि मिल रही है, भत्ता मिल रहा है, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कौशल विकास के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 109 बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले बच्चे, युवा युवतियां, उसमें प्रशिक्षण भी लेना आरंभ कर दिए हैं और इस संख्या को हम लोग बहुत तेज़ी से और आगे बढ़ाएंगे ताकि उन लोग आने वाले समय में स्वावलंबी बन सकें। बेरोजगारी भत्ता इस योजना के तहत मेरे को ना 2500 मिल रहा है। इस योजना से मैं अपने स्टडी मतलब पढ़ाई करने में ना इस पैसे को यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैं अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की हूँ, उसमें जा रही हूँ लाइवलीहुड कॉलेज में और आगे की पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह ख़रीदती हूँ। उसमें इस पैसे को यूज़ करती हूँ जिससे आर्थिक रूप से सहायता मिलता है घर में भी और मेरी पढ़ाई में भी, जिससे बहुत कुछ कर रही हूँ। क्या बनना चाहती हैं? मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे हूँ, बट ऐसा है कि जॉब मिले, इस ट्रेनिंग के ज़रिए मिले या तो फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, उसमें सक्सेस हुई तो उस मतलब कोई भी फील्ड हो, जॉब करना है मेरी। कैसे भूपेश बघेल सर है, उन्होंने जो बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान चालू किया है उसके लिए मैं उनका थैंक यू इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि जो मेरी फैमिली है वो आर्थिक रूप से ये एफ़र्ट नहीं कर सकती थी मेरे को आगे पढ़ाना जो भी है, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो मेरे को तैयारी करना है उसमें भी उनके जो प्रावधान के वजह से है वो मेरे को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। और आगे चल के मेरे को इसी फील्ड में जो तैयारी कर रही हूँ, मैं MSc की स्टूडेंट हूँ, उस फील्ड में आगे जाना है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। तो जो बेरोजगारी भत्ता जो मिल रहा है उससे मैं बुक ले पा रही हूँ और बहुत से छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं वो सारे फील हो रहे हैं उन चीज़ों की वजह से। थैंक यू सर। ब्यूरो रिपोर्ट। विधायक देवेंद्र यादव एवं महापौर नीरज पाल की पहल से भिलाई में इसके लिए शीघ्रता से कार्य किया जा रहा है। BPO कॉल सेंटर खुलने से हजारों बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की घोषणा के अनुरूप IT सेक्टर की ओर बढ़ते भिलाई में BPO कॉल सेंटर खुलने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की घोषणा पर विधायक देवेंद्र यादव एवं महापौर नीरज पाल की पहल से भिलाई में इसके लिए शीघ्रता से कार्य किया जा रहा है। BPO कॉल सेंटर खुलने से हजारों बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिलेगा। BPO कॉल सेंटर में भर्ती की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इसके लिए मंगल भवन भिलाई खुर्सीपार में 1 जून 2023 को गुरुवार को साक्षात्कार रखा गया है। टेक्नोटॉस बिजनेस सॉल्यूशन संस्था के द्वारा बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन की प्रक्रिया की जाएगी।
वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 1 जून को सुबह 11 बजे से मंगल भवन खुर्सीपार जोन 4 में टेक्नोटास्क संस्था के द्वारा किया जाएगा। बीपीओ कॉल सेंटर में सिलेक्शन के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक, शैक्षणिक योग्यता 12वीं से स्नातक पास एवं कंप्यूटर संचालन, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का लेखन एवं वार्तालाप का अनुभव आवश्यक होगा। बीपीओ कॉल सेंटर भिलाई निगम क्षेत्र में खोला जाना है। माननीय सीएम साहब की जो घोषणा थी बीपीओ सेंटर खोले जाने की, बीपीओ कॉल सेंटर, तो उसके तहत में युवकों को भर्ती में लिया जाना है। तो टेक्नोटास्क जो संस्था है उसके द्वारा खुर्सीपार के मंगल भवन में 1 जून दिन बुधवार को 1 जून गुरुवार को जो है समय 11 बजे से इंटरव्यू लिया जाएगा और युवक युवतियाँ जो हैं वहाँ पर आकर के अपने सिलेक्शन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसके लिए जो है खुर्सीपार के मंगल भवन का जो चयन किया गया है वहाँ पे जो संस्था टेक्नोटास्क है उनके द्वारा इंटरव्यू लेके उनको भाग लिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 54 के पार्षद भास्कर कुंडले के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसे पार्षद ने एक सिरे से खारिज किया। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 54 में निवासरत निर्दलीय पार्षद भास्कर कुंडले के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वे नाले के ऊपर अतिक्रमण कर अपने व्यवसाय को अंजाम दे रहे थे। लेकिन जब वार्ड के पार्षद भास्कर कुंडले से न्यूज टीम ने बातचीत की तो उन्होंने सारी बातों का खंडन करते हुए बताया कि जिस नाले के ऊपर उन्होंने अतिक्रमण किया है वो पहले खुला नाला था, जहां पर आए दिन कोई न कोई दुर्घटना का शिकार हो रहा था, जिस पर वार्ड के पार्षद ने स्वयं के खर्चे से स्लैब डलवाया और उस खाली जगह पर अपनी दुकान डाली। पार्षद का कहना है कि इसके लिए उन्होंने निगम से स्वीकृति भी प्राप्त की थी और यदि वर्तमान में किसी को किसी तरह की परेशानी है तो वह स्वेच्छा से अपनी दुकान वहां से हटा देंगे। ये है कि मेरा घर नाले से लगा हुआ है ना। अगर जैसे ही मैं निकलता हूँ तो नाला पार करना पड़ता है। नाला की गहराई 14 फीट, लगभग 10 फीट और चौड़ाई 14 फीट है, तो मुझे तो ढालना ही पड़ेगा नाला को, तभी तो मैं आवागमन करूँगा। मेरे यहाँ मेहमान, मेरे परिवार, छोटे छोटे बच्चे नाले में गिरेंगे, बह जाएंगे, मर जाएंगे, उसका जवाबदार कौन रहेगा? इसलिए मैंने नाला को ढाला हूँ। ढालने के बाद अब मेरे पास पड़ा हुआ जगह है तो मैंने यहाँ पे अपना वेल्डिंग वर्कशॉप भी खोला है। बीच में नगर निगम द्वारा जब जब कार्रवाई होता है मुझे फाइन पटाना पड़ता है, मैं बाकायदा फाइन भी पटाता हूँ। दूसरा, मैं टैक्स पटाता हूँ, मकान का टैक्स पटाता हूँ, सफाई यूजर चार्ज पटाता हूँ। मैं नियम के विरुद्ध कभी नहीं गया हूँ। मैं खुद पार्षद होकर अगर नियम का धज्जिया उड़ाऊँगा तो आम पब्लिक तो यही बोलेंगे ना कि ये पद में रह के गलत काम कर रहे हैं। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ मैं कि रोड के महाराजा चौक से लेके बोरसी तक के जितने भी फल व्यवसाय बैठे हैं ये बाहर के लोग हैं। ये एक ठीक है, कहीं से भी रहे, रोजी रोटी कमाने आए हैं, हम उनका सहयोग करते हैं। मगर रोड में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इन फल वालों के कारण। इनके ग्राहक जो भी आते हैं रोड में गाड़ी खड़े कर देते हैं। गाड़ी खड़े करने से क्या होता है कि पीछे से जो आते हैं, जानते तो रोड में इतने स्पीड से लोग चलाते हैं, एक्सीडेंट आए दिन एक्सीडेंट होता है। पार्षद को वहाँ के नागरिक, मेरे वार्ड के नागरिक बोले कि भाई ये फल वालों को हटाते क्यों नहीं आप? तो मैंने जब हटाने का प्रयास किया, उनके ऊपर मैंने फाइन ठोका, तो सबके ऊपर 500 रुपये जो भी है, हमारे निगम के जो भी राजस्व विभाग से आए थे अधिकारी लोग, उनका फाइन ठोके हैं। हमारा ये कहने का मतलब है आप रोड से 6 फीट दूर में लगाइए ठेला, ताकि आपके आए हुए ग्राहक को जगह मिले और हमारा रोड क्लियर रहे। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
चली चली सरकार, देखो देखो जनता के द्वार, विकास करेला है, जन जन का मेला है, काम बनते पल भर में अब कौन अकेला है, जांच है कार्यवाही है, करता जो बोला है, अपनों से अपनों की बात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए। संपर्क समीक्षा समाधान, तत्काल कार्यवाही, तत्काल निदान। मिलिए अपने विधायक देवेंद्र यादव से अपने वार्ड, अपने मोहल्ले में। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस ऑफ देवेंद्र यादव के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और जुड़ें भिलाई की भलाई के इस अभियान से। आइए यह भेंट मुलाकात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई सेक्टर 9 अस्पताल के समीप स्थित मानव सेवा परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। विधायक देवेंद्र यादव एवं महापौर नीरज पाल ने आज भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ कराया। कार्य प्रारंभ होते ही मानव सेवा परिसर स्थित तालाब की गंदगी को निकालकर तालाब की संपूर्ण सफाई की जाएगी, जिसके चलते स्वच्छ तालाब का आनंद लोग उठा पाएंगे। तालाब परिसर में लैंडस्केपिंग का कार्य भी किया जाएगा और म्यूरल आर्ट के माध्यम से आकर्षक कलाकृति बिखेरी जाएगी। तालाब में चबूतरा का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लोग बैठकर परिवार के साथ लुत्फ उठा पाएंगे। इसके साथ ही भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। आकर्षक रंग रोगन के माध्यम से परिसर को सुंदर बनाया जाएगा। चलने के लिए और पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था होगी। इसके लिए इलेक्ट्रिक पोल के माध्यम से रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। बैठने के लिए स्टील बेंच की व्यवस्था भी होगी तथा तालाब में फाउंटेन भी लगाया जाएगा। गौरतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत भिलाई निगम क्षेत्र में तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में लगभग 80.39 लाख की लागत से सेक्टर 9 अस्पताल के समीप स्थित मानव सेवा परिसर के तालाब का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। देखिए, सेक्टर 9 के समीप जो है हॉस्पिटल परिसर से लगा हुआ जो मानव सेवा परिसर है, वहाँ पे एक तालाब है, जिस तालाब का जो है सौंदर्यीकरण किया जाएगा और सौंदर्यीकरण जो है 80 लाख की लागत से किया जाएगा। इसके लिए माननीय विधायक और माननीय महापौर महोदय जो है उन्होंने वार्ड क्षेत्रों के नागरिकों के साथ में और स्थानीय पार्षदों के साथ में भूमि पूजन किया है। इसमें जो है प्रमुख बात यह है कि तालाब के जो परिसर है उसमें लैंडस्केपिंग किया जाएगा, पाथवे की व्यवस्था होगी, सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था होगी, लाइटिंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा पेंटिंग रंग रोगन किया जाएगा, म्यूरल आर्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा पूरा जो तालाब का जो गंदा वाला पानी है और उसके जो मलबा है उनको निकाल कर सफाई करके तालाब को एक अच्छा स्वच्छ पानी वाला तालाब जो है उसके स्वरूप में तब्दील किया जाएगा। और जो तालाब पहले जैसा होगा, क्योंकि बहुत जो लोग हैं सेक्टर 9 हॉस्पिटल में जितने भी लोग आते हैं जनरली उसके जो मरीजों के परिजन है वो मानव सेवा परिसर के स्थित तालाब की ओर रुख करते हैं, तो वहाँ पर एक नया परिदृश्य में तालाब नजर आएगा और जो लोग हैं उनको आनंदित भी करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के सभागार में क्रीड़ा विभाग से आए हुए ट्रेनर ने अभियंताओं को प्रशिक्षित किया। 29 मई से सोमवार से प्रारंभ हुआ प्रशिक्षण 30 मई को समाप्त हो गया है। भिलाई नगर पालिक निगम के सभागार में क्रीड़ा विभाग से आए हुए ट्रेनर ने अभियंताओं को प्रशिक्षित किया। दिनांक 29 मई दिन सोमवार से प्रारंभ हुआ प्रशिक्षण 30 मई को समाप्त हो गया है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण के समाप्ति उपरांत भिलाई निगम के महापौर नीरज पाल ने अभियंताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस दौरान अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, क्रीड़ा विभाग के अधीक्षण अभियंता भानु प्रताप सिंह, क्रीड़ा के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज तुलसीराम ध्रुव, महापौर परिषद के सदस्य एवं लोक निर्माण विभाग के प्रभारी एकांश बंछोर आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि नगर पालिका निगम भिलाई के सभागार में क्रीड़ा से आए ट्रेनर ने निगम के अभियंताओं को एनर्जी कंजर्वेशन के लिए प्रशिक्षण दिया है।
2 दिवसीय प्रशिक्षण में एनर्जी सेविंग के बारे में निगम के अभियंताओं को जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में ट्रेनर प्रीति गुप्ता एवं साउमेन जैन ने अभियंताओं को प्रशिक्षण में बताया कि पहले रोशनी के लिए बल्ब का उपयोग किया जाता था, फिर इसके स्थान पर LED लाइट का उपयोग किया जाने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा है और एनर्जी कंजर्वेशन की ओर आगे बढ़ोतरी हो रही है। इसी प्रकार बिल्डिंग के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण में जानकारी दी गई। सूर्य की दिशा के हिसाब से इसका आउटसाइड की दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए, छत की मोटाई कितनी होनी चाहिए, घरों में खिड़की होना कितना आवश्यक है और इसकी साइज क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग में सिंगल ग्लास एवं डबल ग्लास का क्या महत्व है तथा डबल ग्लास क्यों होना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण में ट्रेनर ने बताया कि भवन में जितना ही हीट कम होगा उतनी ही एनर्जी सेविंग की दिशा में आगे बढ़ाई जाएगी। जैसे ही हीट कम होने पर एयर कंडीशनर का उपयोग कम होगा। सर्वप्रथम ट्रेनिंग में छत्तीसगढ़ के जलवायु के बारे में जानकारी दी गई। इसके मुताबिक जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में अभियंताओं को जानकारी दी गई। देखिए, क्रीड़ा विभाग के जो ट्रेनर थे उनका 2 दिवसीय प्रशिक्षण का समाप्ति वो था और समाप्ति के उपरांत जो है माननीय महापौर जी ने सभी जितने भी अभियंता थे ट्रेनिंग के प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र है वो सभी अभियंताओं को प्रमाण पत्र किया है और उनको शुभकामनाएं भी दी है। इसमें जो है क्रीड़ा के अधीक्षण अभियंता और उनके जिला कोऑर्डिनेशन के अधिकारी मौजूद थे और सभी अभियंताओं को बताया गया कि जो भवन के जो निर्माण होते हैं उस संबंध में जो सन हीट होता है, सन हीट का क्या उसमें महत्व होता है और इसको कैसे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी सेविंग कर सकते हैं, इसके बारे में पूरे ट्रेनिंग के माध्यम से समझाया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव कलेक्टर द्वारा सप्ताह के मंगलवार को जन चौपाल लगाया जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या में फरियादी पहुंचते हैं। कलेक्टर द्वारा स्वयं प्रति सप्ताह जन सुनवाई करने के बाद भी लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है और लगातार भीड़ बढ़ने का सिलसिला जारी है। प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को राजनांदगांव कलेक्टर डी सिंह द्वारा कलेक्टर सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक पश्चात जन चौपाल आयोजित की जाती है, जहां लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। प्रति सप्ताह कलेक्टर के द्वारा लोगों की समस्याएं सुनने के बाद भी जिले भर में समस्या कम होती दिखाई नहीं दे रही है। लोगों की भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि क्षेत्र के लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। लोग अपनी अलग अलग समस्याएं क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर जन चौपाल में पहुंचते हैं। आज आयोजित साप्ताहिक जन चौपाल में शिवनाथ नदी पर अवैध रेत उत्खनन की शिकायत का मामला भी सामने आया। जन चौपाल में राजनांदगांव जिले के भर्रे गांव के ग्रामीणों ने शिवनाथ नदी से अवैध रेत उत्खनन एवं भंडारण की शिकायत कलेक्टर से की है। ग्रामीण ने बताया कि ग्राम पंचायत एवं खनिज विभाग की मिली भगत के चलते शिवनाथ नदी से अवैध रेत उत्खनन कार्य किया जा रहा है, जिस पर कलेक्टर ने रोक लगाने सहित नदी एवं पर्यावरण नुकसान न हो इस ओर ध्यान देने की अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं जन चौपाल में ज्यादातर निर्माण कार्य और व्यक्तिगत समस्या को लेकर फरियादी पहुंचे थे। ग्राम पंचायत भर्रे गांव के सरपंच श्रीमती एकता चंद्राकर के संरक्षण में एवं जिला खनिज अधिकारी के संरक्षण में भर्रे गांव शिवनाथ नदी में विगत 3 माह से दिन और रात हजारों ट्रिप अवैध की रेती निकासी कर अवैध रूप से बेची जा रही है, जिसका पहले भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। बीच में खाना पूर्ति के उद्देश्य से मात्र 1-2 बार गए हैं और वो भी यहाँ से उन लोग को सूचना करके जाते हैं ताकि गाड़ी उन लोग हटा लें। और वहाँ भंडारण, बहुत सारे भंडार, हजारों ट्रिप का भंडारण है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो आज हम लोगों ने पूरे गाँव वाले पुनः कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जल्द से जल्द इन माफिया, रेत माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो अन्यथा पूरे गांव आकर यहाँ हम लोग बैठेंगे। आज साप्ताहिक जन दर्शन का कार्यक्रम है और ज़्यादातर मैं बताता हूँ कि अक्सर निर्माण कार्य के मांग के लोग ज़्यादा आते हैं और रेवेन्यू के मैटर भी आते हैं। उसको हम संबंधित अधिकारियों को लगातार निर्देश भी देते हैं और कोई गंभीर विषय ना आए इसका भी हम लोग प्रयास करते हैं। फीडबैक भी हमको मिलता है, तो उसी के संदर्भ में आज ये जन दर्शन आयोजित है। सर, एक अवैध उत्खनन, रेत उत्खनन का मामला है। अवैध उत्खनन के मामले जब भी शिकायत आते हैं हम लोग लगातार गाड़ियों की जब्ती, फाइन सभी हम लोग करते रहते हैं और आज भी एक जगह का आया है, उसमें भी हम लोग कार्रवाई करें। इससे पहले भी शिकायत की गई थी, उसमें खाना पूर्ति मत की गई थी, बस 1-2 गाड़ी पकड़ के अथवा फिर वो चल रही है। अभी हम लोग पूरा ध्यान रखे हैं कि मतलब गांव वाले की तरफ से प्राप्त जो शिकायत हो रही है अवैध उत्खनन में, उसमें बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और खाना पूर्ति ना हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा और कहीं पे कोई वहाँ पे पर्यावरण को या नदी को या रास्ते को कोई नुकसान ना हो इसको भी सुनिश्चित करेंगे।
ग्रैंड न्यूज के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है और बीजेपी ने इसकी शुरुआत संभाग से कर दी है। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बस्तर के अन्य जिलों का दौरा कर कांकेर पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के तीनों विधानसभाओं के सेक्टर प्रभारियों की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रदेश प्रभारी ने उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और कार्य करने के तरीकों की जानकारी देकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर आ रही है। अभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मजबूत हैं। सभी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और राज्य की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार की योजनाओं की हकीकत को लोगों को बताएंगे। वहीं आदिवासी समाज के विधानसभा चुनावी मैदान में उतरने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी को नहीं रोका जा सकता, बाकी समय समय की बात है। ये मेरे प्रभार बनने के बाद तीसरे चरण का दौरा है। पहले राउंड में मैंने संभाग हमारे संगठन के मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, जिले के पदाधिकारी, उनके साथ संवाद किया। फिर सेकंड दौर में मैंने जिलों का प्रवास किया और जिलों के प्रवास के साथ साथ ही अभी जो तीसरा मेरा चरण है, इसमें विधानसभा की कोर कमेटी और जिले की कोर कमेटी से बात करना सीधी। मैं चुनाव को जैसे पिछली बार ही बताया था कि दो हिस्सों में बांटता हूँ, एक पॉलिटिकल और एक टेक्निकल। तो ये मेरा शुद्ध रूप से संगठनात्मक दौरा है। हमारा प्रत्येक स्तर का कार्यकर्ता बूथ से लगाकर मंडल तक का, जिला तक का, उसको क्या क्या चुनावी रणनीति का टेक्निकल वर्क करना है, उसी के निमित्त ये बैठक है। और ये बस्तर संभाग की जितनी भी हमारी 12 विधानसभाएं हैं, 9 हो चुकी है और आज 3 विधानसभाओं की कोर कमेटी की बैठक होगी। और कुल मिलाकर के हम कहते बूथ जीता और चुनाव जीता। बूथ जीतने की क्या टेक्निक होती है, जो काम करते करते अनुभव में आया है। और हर कार्यकर्ता के हाथ में कोई ना कोई काम हो, दायित्व कोई कुछ भी होगा, चाहे जिला अध्यक्ष होगा, जिला महामंत्री होगा, प्रदेश का कोई पदाधिकारी होगा, लेकिन हर एक के हाथ में कोई टेक्निकल काम दिया जाए, हर हाथ को काम। इस निमित्त मुझे मेरा यह दौरा है। आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछता हूँ। मुद्दे होंगे हमारी केंद्र सरकार की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। आपने देखा होगा पिछले 2 माह से लगातार हम हर विषय को लेकर के गांव ऊपर से लगाकर नीचे तक का कार्यकर्ता, जैसे गोठान जाना हो, चाहे मोर आवास वाले व्यवस्था में जाना हो, तो वो जाएगा। लगातार आने वाले हर हफ्ते कोई न कोई नया विषय, यानी स्टेट सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। मैं आपने प्रारंभ में बात कही, उस पर कोई ऑथेंटिक नहीं बोल सकता कि कांग्रेस के शासनकाल में, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत टारगेटिंग किलिंग की जा रही है। और मुझे ऐसा, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ऐसे विषयों को राजनीति से न जोड़ते हुए राष्ट्र हित को ध्यान में रख करके सभी को मिलकर के इसका निदान करना चाहिए। कल ही जैसे मुझे दंतेवाड़ा जाना था, बीजापुर जाना था, तो एक रात पहले हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता को टारगेट करके किलिंग किया गया। तो इसको निश्चित रूप से रोकना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार इसमें सीरियसली एफर्ट्स कर रही है। पिछली बार भी जब मैं दौरे में दंतेवाड़ा मीटिंग लेने जा रहा था, तो उसके एक दिन पहले हमारे 11 जवान शहीद हुए थे। बाद में उनको श्रद्धांजलि देने भी गया था। उस दिन मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी राम हुई थी। मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि हम सब मिलकर के इन चीज़ों को कैसे रोकें और इसको कैसा निदान निकले, इसकी चिंता करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जिला अस्पताल में एनएचएम संविदा कर्मियों द्वारा आज शासकीय जिला अस्पताल में सिविल सर्जन द्वारा छुट्टी में वेतन कटौती करने से संविदा कर्मियों ने जिला अस्पताल के सामने जमकर हंगामा किया। इसके बाद संविदा कर्मियों के द्वारा सिविल सर्जन को मांग पत्र देकर अपने कटौती की गई वेतन के संबंध में बात कर वेतन को रिलीज करने की बात पर राजी होकर संविदा कर्मियों द्वारा काम में वापस लौट गए। इस दौरान करीब 1 घंटे तक संविदा कर्मियों द्वारा जिला अस्पताल के सामने काम बंद कर दिया गया था। बाद में सिविल सर्जन की समझाइश पर काम में वह पुनः लौटे। ये एनएचएम में जो कर्मचारी हैं उनको साल में 18 दिन का सेव है। मतलब ये है कि 2 महीने में 1.5 सेव उनको मिलता है। तो एनएचएम के गाइडलाइन के हिसाब से इनको 2 महीना में मैक्सिमम 3 दिन
2 महीने में 3 दिन का सीएम की पात्रता है। ये हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं वो लोग ये कहते हैं कि हमको 1 महीने में 4 दिन 5 दिन या जितना दिन ये चाहते हैं उसके हिसाब से उनको सीएम मिलना चाहिए। इनके सीएम में जाने से हमारे अस्पताल का कार्य प्रभावित होता है, मरीजों को अच्छी सेवा देना होता है और कार्य प्रभावित होता है। तो इसी के तहत जो है जो ये लोग जो नियम है सर्कुलर में कि मैक्सिमम 2 महीने में 3 दिन का सीएम पात्रता है, उसको देखते हुए इनकी जो सीएम को अमान्य करके वेतन जो है कटौती किया गया, जिसके विरोध में इन लोग हुए। पर मैंने इस बात करके इस समस्या का हल निकाला हूँ। तो मैंने बोला कि जो कट गई है उसको हम सैलरी रिलीज कर देंगे। अब अगले महीने से आप लोग काउंट कर लीजिए कि आपका साल में सिर्फ 18 सीएम मिलेगा। उसके बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे हैं और काम को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। मैं ड्यूटी स्टाफ हूँ। हम लोग को सुबह 9 बजे से ड्यूटी लगता भी है, 8:30 बजे तक हम लोग का ड्यूटी कराए। ऑर्थो केस चला 3 घंटे का, उसमें भी हम लोग का सैलरी कट रहा है। कभी भी ऑन कॉल में बुलाया जाए, रात को 11 बजे हो चाहे 12 बजे हो, ओटी कराना है आपको करके। तो ऐसा हम लोग का बच्चा भी कोई हम लोग को पहचान ही नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो हम लोग ऐसा 24 घंटा ड्यूटी नहीं कर सकते। क्या कुछ समस्याएं जिनके कारण से आप लोग इस इकट्ठे हुए हैं? सैलरी कट रहा है 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद हम लोग को एक्स्ट्रा किनकी जिम्मेदारी है? सैलरी कौन काट रहे हैं? सैलरी मैट्रन मैडम बनाती है, वो सीएल लेने पर सैलरी कट रहा है। हम लोग को 18 सीएल साल भर का मिलना चाहिए। बढ़ती महंगाई पे इस तरीके से सैलरी काटना, वो भी सूचना देने के बाद भी कैसा है? बहुत प्रभाव पड़ता है इस सब चीज़ में। बिना सूचना दिए तो काम देते ही नहीं है। हम लोग लेटर दे के ही हम लोग सीएल लिए हैं। अगर बच्चे का तबीयत खराब हो रहा है या को अपना तबीयत खराब, तो उसको तो लेंगे ही ना सीएल। यहाँ पे सीएस सर के द्वारा छुट्टी दिया गया था मुझे 3 दिनों का, लेकिन जब मेरा सैलरी बना तो उसमें मेरा 2 दिन का सैलरी काट दिया गया। उनका कहना है कि आपको 3 दिन का छुट्टी एक साथ नहीं दिया जाएगा। और एक संविदा कर्मचारी ऐसे हम लोग का पेमेंट बहुत कम रहता है, उसमें भी 1000-2000 रुपये काटेंगे तो उसमें कैसे बनेगा फिर। इसलिए यहाँ पे सभी जितने दिख रहे हैं सभी संविदा कर्मचारी सभी आज काम बंद के उसमें बैठ गए यहाँ पे कि काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये आज मेरे साथ हुआ है। इसमें कम से कम 20-25 लोगों के साथ ऐसा हुआ है और कल आगे होता रहेगा ऐसे में, अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे इसके लिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।